Hello guys. So welcome to my channel CA Anjali Jain Classes, your buddy for audit to make it simple for CA inter students. अब तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि we are covering the topics which are difficult to understand with the students who are doing the self study, राइट? तो आज हम स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे लेके आए हैं अपना नया टॉपिक ऑफ द चैप्टर 3, जो जिसमें कि स्टूडेंट्स को क्या आते हैं डिफिकल्टी, दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता क्या है? हमें ये तो पता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो लेवल पे होता है, एक मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड दूसरा मेरा रहता है at assertion level. But what is risk of material misstatement? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता ही क्या है, पहले हमें कोई ये तो बता दे, है ना? तो आज हम इसी प्रॉब्लम को क्या करने वाले हैं, रिजोल्व करने वाले हैं, शॉर्ट आउट करने वाले हैं आप लोगों के लिए, राइट? सो जैसा कि आपको पता है, वी यूज आर हैंड रिटन कॉन्सेप्चुअल नोट्स। डोंट गो ऑन द ब्लैक एंड वाइट सीन, गो विथ द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, राइट? आपने सुना होगा, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, प्लीज ओपन दैट बुक एंड देन टेक द क्वालिटी, राइट? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सबसे पहले रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि मिसस्टेटमेंट क्या होती है। मीनिंग ऑफ मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? गलतियाँ। ऑडिट में गलतियाँ लिख के आओगे? नहीं नहीं नहीं, ऑडिट में मिसस्टेटमेंट को क्या बोला गया है? देखो, सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि एक बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। नोट बैलेंस शीट मुझे कहना चाहिए, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज से बनती है, क्या क्या एलिमेंट होते हैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अब भाई थोड़े अकाउंट्स वाले लोग बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो कंपोनेंट्स है उसमें बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, कैश फ्लो आती है। जिन्होंने इंडेक्स पढ़े हैं वो शायद मुझे बोल देंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, राइट? बट इनके स्टूडेंट्स ने इंडेक्स नहीं पढ़ रखे होंगे, आई नो। तो एएस वाले बच्चे बोलेंगे बैलेंस शीट, कैश फ्लो और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बट मैं क्या बोलूंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे बनती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होते हैं? अमाउंट्स होते हैं। क्या होते हैं? अमाउंट्स, फिगर्स होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और क्या होता है? उस फिगर को हमें क्या करना पड़ता है? क्लासीफाई। क्या करना पड़ता है? क्लासीफाई करना पड़ता है। मैंने कोई खर्चा किया है, मैंने कोई पैसा कमाया है, तो वो मैंने किस लिए कमाया है, वो क्लासिफिकेशन मुझे देनी पड़ेगी, राइट? तो मान लो मैंने सेल्स रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए खर्चा किया, मैंने क्या किया? प्रमोशन किया, तो उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कहाँ पे डालने वाली हूँ? सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में डालने वाली हूँ, राइट गाइस? मैंने कोई रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल के एक्सपेंसेस को इनकर किया, तो वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कहाँ पे डालने वाली हूँ? रेंट, रेट एंड टैक्सेस में डालने वाली हूँ। तो ये क्या है? मेरी क्लासिफिकेशन है। और मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या एलिमेंट्स रहते हैं, किस वजह से बनती है? अमाउंट्स हमने देख लिया, फिर उसके बाद एलिमेंट्स हो गए, और सॉरी फिर अपने पास क्लासिफिकेशन हो गई, देन उसके बाद क्लासिफाई भी कर दिया। अब हमें क्या करना है? उसको प्रेजेंट करना है। क्या करना है? प्रेजेंट। प्रेजेंट कैसे? हो सकता है मैं बैंक के लिए फाइनेंशियल्स बना रही हूँ तो उनके अलग रूल्स रिक्वायरमेंट्स होती है, कंपनी के लिए बना रही हूँ तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हो गए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए बना रही हूँ तो उसके अलग रूल्स हो गए, IRDAI के, ठीक है, रेगुलेटर है ना इंश्योरेंस का अपना। देन अगर मैं एनबीएफसी के लिए बना रही होगी तो उस पर अलग रूल्स एप्लीकेबल हो गए, राइट? तो मैं बोलना क्या चाहती हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं एज पर दी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? जो मेरी लिस्टेड एंटिटीज होती है, लिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे है, जिनके जो शेयर्स है वो फ्रीली मूव करते हैं, राइट? तो उन पे क्या एप्लीकेबल होगा? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टॉक इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे वो मार्केटेबल है, तो उन पे क्या लगेगा? कौन सा फाइनेंशियल फ्रेमवर्क लगेगा? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसी कुछ कंपनीज जो कि क्लोजली हेल्ड, जो कि प्राइवेट कंपनीज है,
लिस्टेड नहीं है, मेन बात है लिस्टेड नहीं है, तो उन पे क्या लगेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगने वाले हैं, राइट। अब बैंकिंग कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए किसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अपने रेगुलेटर के, किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, राइट। तो ये अपने हैं कुछ प्रेजेंटेशन। देन उसके बाद डिस्क्लोजर। अब डिस्क्लोजर भी मुझे एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। इसको मैं एब्रिविएशन में बोलने वाली हूँ AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, AFRF। तो मैंने मेन अभी डिस्कस करते हुए क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ इतना कि मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें चार चीजें होती है, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, राइट। यही चार चीजें हैं जिससे कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने वाली हूँ। तो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द मिसस्टेटमेंट। जो जिस चीज से, जिस एलिमेंट से मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है उसी में क्या है, गलतियां है। गलतियां किस में, अमाउंट में, क्लासिफिकेशन में, प्रेजेंटेशन में एंड डिस्क्लोजर में। अमाउंट, मिसस्टेटमेंट मींस डिफरेंस इन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर जो कि किसने बनाई है, मैनेजमेंट ने। उसका डिफरेंस किससे आ रहा है, वो किससे मिसमैच कर रही है, फ्रॉम व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द AFRF। और AFRF को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो what is the misstatement? Misstatement is nothing but the difference of amount, classification, presentation and disclosure from what is required by the applicable financial reporting framework, ठीक है। ये क्या है, मेरी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब हम एक एक एलिमेंट को पकड़ते हैं और एग्जाम्पल लेते जाते हैं कि क्या मिसस्टेटमेंट। अब मेरे इंटर के स्टूडेंट्स ग्रुप 2 में ऑडिट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि ग्रुप 1 तो उन्होंने क्लियर कर ही रखा होगा। तो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो पढ़ ही रखे होंगे। वहां से मैं एक एग्जांपल उठा के लेके आई हूँ। देखो, ऑडिट कुछ नहीं है, ऑडिट तुम्हें लगती है थ्योरी, बट ये थ्योरी नहीं है, ये आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मिक्स वर्जन है इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी। तो अगर आपने प्रैक्टिकल को यहाँ पे लिंक कर लिया ऑडिट के साथ, तो ऑडिट आपको कभी थ्योरी लगेगी ही नहीं। एंड इवन जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे तब आपकी ऑडिट ही सबसे ज्यादा काम आनी है। कैसे, जब तक आपने ऑडिट की चीजें नहीं पढ़ी, आप कैसे टेस्टिंग करोगे, कैसे नहीं, तब तक आपके दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज कहाँ काम आएगी। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं, वी आर टेकिंग एग्जांपल फॉर द मिसस्टेटमेंट इन अमाउंट। अमाउंट में क्या कैसे मिसस्टेटमेंट हो सकती है उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब मेरे इंटर के स्टूडेंट्स ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 तो पढ़ ही रखा होगा, और कुछ अगर फाइनल के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो उन्होंने इंड एस 2 तो पढ़ा ही होगा। उसपे अपने पास एक रूल है कि जो अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसे हमें किस पे दिखाना होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम होती है उस पर हमें क्या करना होता है, अपनी इन्वेंट्री को दिखाना होता है। अब मैनेजमेंट ने क्या कर रखा है, मेरे पास कोई इन्वेंट्री थी एट क्लोजिंग डेट, कॉस्ट उसकी है 5 लाख, लेकिन जब मैं उसको मार्केट में बेचने जाऊंगी तो मुझे कितना मिल रहा है, 4,80,000 मिल रहा है। I have the cost of 5 lakh. But if I go to sell that particular inventory in the market, that is NRV of that inventory is 4,80,000, right? But what management did? मैनेजमेंट ने क्या किया है, इन्वेंट्री को प्रेजेंट किया एट द कॉस्ट। किस पे किया, कॉस्ट। यस वी नो कि इन्वेंट्री कॉस्ट पे ही आती है, बट वो कॉस्ट कैसे निकलती है, वो कैसे निकलती है, कैरिंग अमाउंट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो इन्वेंट्री मेरी एनआरवी पे आनी चाहिए थी, क्योंकि एनआरवी क्या है, मेरी कम है, 4,80,000 पे मुझे दिखाना चाहिए था बैलेंस शीट में इन्वेंट्री को, बट आई हैव शोन दैट इन्वेंट्री बाय 5 लाख। तो इससे क्या हुआ, मिसस्टेटमेंट हो गई। और मिसस्टेटमेंट भी दो तरीके की, या तो वो अंडर स्टेटेड हो सकती है या ओवर स्टेटेड हो सकती है। ओवर स्टेटेड का मतलब मेरे को कम अमाउंट पे दिखाना चाहिए था बट मैं उसको बढ़ा के दिखा रही हूँ। अंडर स्टेटेड मतलब कि मेरे को ज्यादा अमाउंट पे दिखाना चाहिए था बट मैं कम अमाउंट पे दिखा रही हूँ। हमारा क्या केस है, मैंने 5 लाख पे दिखाया है बट AFRF यानी
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से मुझे कैसे दिखाना चाहिए था उसको, एनआरवी पे दिखाना चाहिए था 4,80,000 पे। तो यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री को क्या कर रखा है, ओवर स्टेट कर रखा है। क्या कर रखा है, ओवर स्टेट। कितने रुपए से, 20,000 से। तो ये क्या है, मेरी मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन द अमाउंट। और यहाँ पे रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट किसका है, इन द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री। इन द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री वी हैव द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, किस चीज का, वैल्यूएशन का। मैंने गलत वैल्यू किया ना इन्वेंट्री को, कोस्ट में नहीं आनी थी, वो एनआरवी पे आनी थी, क्योंकि एनआरवी क्या है, लोअर है। तो यहाँ पे आपको अमाउंट से रिलेटेड तो समझ आ ही गया होगा। देन वी हैव क्लासिफिकेशन। इसके लिए भी मेरे पास एक एग्जांपल है जिसको आपको रिलेट कर पाओगे। एंड हियर वी गो विद द एग्जांपल। ये मेरे सेल्फ मेड एग्जांपल्स होते हैं फॉर माय फ्रॉम माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। भाई तुम ऐसे वैसे इंसान से नहीं पढ़ रहे। मैंने अपने 3 साल आर्टिकलशिप के एंड कुछ टाइम कॉरपोरेट में स्टैट्यूटरी ऑडिट में ही निकाला है अभी तक। ठीक है, मैं May 25 की क्वालिफाइड सी हूँ। तो मेरा हमेशा ही जो एक्सपीरियंस रहा है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड लिमिटेड रिव्यू का रहा है। लिमिटेड रिव्यू लिस्टेड क्लाइंट्स का होता है, तो मैंने बड़े क्लाइंट्स पे काम किया हुआ है। दैट्स वाई कि मैं आपको जो ये ऑडिट की थ्योरी है ना, इसको प्रैक्टिकली समझा पा रही हूँ। ठीक है, और आपको शायद इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल की। हमने अभी बात की थी अमाउंट की, क्लासिफिकेशन कैसे। अब मान लो कि जो मेरी जिस क्लाइंट का मैं ऑडिट कर रही हूँ ना, उसने एक लोन उठाया हुआ है, लोन लिया हुआ है बैंक से। तो उसके पास क्या है, अब एक लोन स्टेटमेंट है, रीपेमेंट स्केड्यूल है। ठीक है, तो रीपेमेंट स्केड्यूल मुझे क्या बता रहे हैं कि मैंने 4 साल के लिए लोन लिया हुआ है। 4 साल के लोन में, और लोन कितने का लिया हुआ है मैंने, 10 लाख का लिया है किसी ईयर 1 में। अब उसकी रीपेमेंट टर्म्स ऐसी है कि उसने बोला है कि मुझे ईयर के एंड पे हमेशा कितना देना पड़ेगा, 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। ईयर 1 में तो मैंने लिया ही था। ठीक है, अब ईयर 2 में मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे 2 लाख देने पड़ेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या बचेगा मेरा, 8 लाख का बचेगा। ईयर 3 में फिर से 2 लाख दूंगी, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख बचेगा। ईयर 4 में फिर से 2 लाख दूंगी, तो ओपनिंग बैलेंस 4 लाख बचेगा। अब ईयर 1 में मेरे को कैसे प्रेजेंट करना है, पहले हम मेरी बात नहीं करते, हम बात करते हैं मेरी, मतलब कि AFRF की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या किया। मैनेजमेंट ने क्या किया, उठाया लोन 10 लाख का, 10 का 10 लाख ऐसे दिखा दिया। बट वो ये भूल गई कि उसको बैलेंस शीट डेट पे आने वाले 1 साल की जितनी भी लाइबिलिटी है जो रीपे करना है उसको भी दिखाना। उसने क्या किया, 10 लाख ऐसे कैसे डाल दिया। डालना 10 लाख ही है, आई अग्री कि 10 लाख जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे। बट किस तरीके से जाएगा, हमें इसको क्या करना था, क्लासीफाई करना था। पूरा का पूरा 10 लाख हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि आई ऑलरेडी नो कि जैसे ही 1 साल खत्म हो जाएगा, तो उस 1 साल खत्म होते के साथ मेरे को 2 लाख देने पड़ेंगे। जैसी मेरी ईयर 1 की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के विद इन 1 ईयर मेरे को 2 लाख पे करने हैं। हमने करंट ऐसे और करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन में पढ़ा है ना, कि द अमाउंट विच इज ड्यू विद इन द 1 ईयर एज ऑफ बैलेंस शीट डेट, तो वो मेरी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है ना। ये आपने पढ़ा होगा, AS1 में पढ़ा होगा, और CA फाइनल वालों ने इंडेस 1 में पढ़ा होगा। तो मुझे इसको कैसे करना था, जाएगा मेरा बैलेंस शीट में पूरा 10 लाख। ठीक है, बट कैसे, 2 लाख मुझे विद इन 1 ईयर पे करना है बैलेंस शीट डेट से, और 8 लाख मेरे आने वाले सालों में जाएगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना चाहिए था, 8 लाख को तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाना चाहिए था, और 2 लाख को शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में नहीं जाएगा। ये इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है। अब AS वाले बच्चे देख लेना क्या है। ठीक है, मैंने इंडेक्स पे काम किया है। तो 8 लाख तो मेरा जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, और जो 2 लाख है वो अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी करंट मैच्योरिटी आ रही है, राइट। तो इसकी क्लासिफिकेशन में देखो, बैलेंस शीट में तो पूरा 10 लाख गया है, लाइबिलिटी की साइड में ही गया है। बट लाइबिलिटी में भी हमें क्या करना था, उसको करंट एंड नॉन करंट में क्लासिफाई करना था। ये मेरा जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से। और ये जो 2 लाख है वो मेरा जाएगा करंट लाइबिलिटी में,
अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी के नाम से, क्योंकि इसकी क्या आ रही है, करंट मैच्योरिटी आ रही है। तो इससे क्या हुआ, मेरे को ये पता चल गया कि मैनेजमेंट ने 10 लाख रुपए उठाया है, बट 10 लाख में से दो तो उसको आने वाले अगले साल में देना है, विद इन 1 ईयर ऑफ द बैलेंस शीट डेट, और जो 8 लाख है वो नेक्स्ट ईयर में देने पड़ सकते हैं। तो क्लोजिंग पे मेरा कितना रह जाएगा, 8। ठीक है, तो ये थी अपनी बात प्रेजेंटेशन और क्लासिफिकेशन की। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। अब मेरे प्यारे सीए इंटर स्टूडेंट्स ने बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में तो सुना ही होगा, बैंक ओडी के बारे में। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि हमारे बैंक अकाउंट में क्या चल रहा है, नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। मान लो मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, बट मैंने 1,20,000 का खर्चा कर दिया। मेरा अकाउंट करंट अकाउंट था, बिजनेस अकाउंट था। ठीक है, तो वहां पे 20,000 का मेरा क्या चल रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है। मैंने 1,20,000 रुपए खर्च कर दिए, जबकि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए थे। तो 20,000 मेरा क्या चल रहा है, ओवर ड्यू। बट रुको, यहाँ पे मेरे पास एक अकाउंट नहीं था, मेरे पास 10-10 ऐसे अकाउंट थे। तो एक अकाउंट में मेरा नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, बाकी में पॉजिटिव था। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, नेट अमाउंट दिखा दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अकाउंट 1 में 20,000 थे, अकाउंट 2 में 30,000 थे, अकाउंट 8 में ऐसे 40,000 थे, बट ये क्या थे, नेगेटिव थे। अकाउंट 9 में 10,000 थे, अकाउंट 10 में 5,000 थे, टोटल मिला के ये समझ लो 65,000 हो गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब हम थोड़े कैलकुलेटर वाले बच्चे हैं, हमने क्या किया, +20,000 +30,000 -40,000 +10,000 +5,000। तो मेरे पास नेट कैश कितना आया, 25,000 का आया। और मैनेजमेंट ने भी क्या किया, अपनी बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कितना दिखा रहे हो, 25,000। इससे क्या हो रहा है, यूजर्स ऑफ बैलेंस शीट्स क्या हो गए, मेरे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड हो गए कि एंटिटी के पास सिर्फ 25,000 रुपये बचा है। बट ऐसा नहीं है। जो अपना इंडेस है या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना होता है, जो मेरे बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, उसको मुझे करंट लायबिलिटी के हेड में शो करना पड़ता है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अलग करना पड़ता है। तो यहाँ से मुझे क्लियर, ट्रू एंड फेयर पिक्चर मिल रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कि क्लाइंट के पास कैश तो 65,000 है, लेकिन उसने बैंक ओवरड्राफ्ट कर रखा है 40,000 का, जिसकी वजह से नेट मेरा 25 आ रहा है। तो ये वाली एक फिगर आएगी, ना कि हमें क्या दिखाना था, नेट कैश बैलेंस। ओडी अपना क्या जाता है, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी में अलग से दिखाना पड़ता है। ये क्या है, मेरी प्रेजेंटेशन की मिस्टेक है। ठीक है, देन उसके बाद अपना है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में अब क्या हुआ था, मैं तो रास्ते से जा रहा था फैक्ट्री में काम करने। तो एक वर्कर था अपना, मैनेजमेंट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लेबर्स एंड वर्कर काम करते थे। तो वर्कर जा रहा था, मशीनरी की उसने पूजा की, पूजा पाठ, फिर उसने काम करना शुरू किया। अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ क्या नहीं, कि उस मशीनरी से ना इलेक्ट्रिसिटी करंट निकलने लगा, इतना बड़ा, इतना हाई वोल्ट था, कि उसको टच करते के साथ जो वर्कर है वो भगवान के पास चला गया। ठीक है, उसके साथ क्या हो गई, मिस हैपनिंग हो गई। ठीक है, अब अब केस ये चल रहा है कि ये मैनेजमेंट की लापरवाही थी या फिर नेचुरल कोर्स था। तो मैनेजमेंट तो बोल रही है हमने तो अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ है, हम तो पेनल्टी नहीं देंगे इस तरीके से। तो ऐसे कोर्ट में क्या चला गया, केस चला गया। अब मैनेजमेंट इज श्योर कि हमारे जो अप्लायंसेस है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, बट ये कैसे हुआ है, ये नेचुरल कोज है, उस दिन मौसम भी खराब था, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से जो ये वर्कर है उसको इलेक्ट्रिसिटी करंट लगा और ये चल बसा। तो यहाँ पे केस चल रहा है। मैनेजमेंट को लगता है कि हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा, अगर देना पड़ा बहुत 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 ज्यादा रेयर चांसेस है, रिमोट चांसेस है कि मेरे को पैसा देना पड़े, तो 2 लाख देने पड़ सकते हैं। बट मैनेजमेंट बोल रही है कि भाई रीजन, कोज ऑफ डेथ जो है वो बहुत ज्यादा रिमोट है, मैं यहाँ पे पेनल्टी मेरे सिर पे नहीं आने वाली, बट स्टिल अगर इन केस थोड़ी सी भी आई तो 2 लाख की आ सकती है। तो उसने बोला जब मेरे पास आनी नहीं है तो मैं इसको बैलेंस शीट में दिखाऊं ही क्यों, मैं क्यों अपनी बैलेंस शीट को खराब करूं, और वैसे भी ये तो बैलेंस शीट में आएगा भी नहीं।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में पढ़ा होगा, या फिर सीए फाइनल वाले बच्चों ने इंड एस 29 में पढ़ा होगा। ठीक है, प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट के नाम से। तो वी ऑल नो कि जो कंटीजेंट लायबिलिटी है वो बैलेंस शीट में नहीं आती है, वी ऑल नो, बट हमें फुट नोट में इसको लिखना पड़ता है। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पिक्चर है वो खराब ना हो जाए, इसलिए उसने लिखा ही नहीं कुछ, बैलेंस शीट में तो वैसे भी नहीं आता, बट फुट नोट में भी नहीं डाला। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसने डिस्क्लोजर को ओमिट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, ये भी क्या है, एक मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, अब इसी चीज को हम थोड़ा सा बुक से पढ़ेंगे। Risk of material misstatement. SC 200 states that the risk of material misstatement is the risk that the financial statement are materially misstated prior to the audit. ये क्या है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने ऑडिट नहीं किया है अब तक, बिना ऑडिट किए उससे पहले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, मेरी गलतियां है। It simply means that there is probability of the fraud or error in the financial statement before audit. ऐसा हो सकता है कि जो ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो मैंने गलती से की हो, तो मैं उसको बोलूँगी एरर। और मैंने सोफिस्टिकेटेड स्कीम प्लान की थी, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, फ्रॉड। मैंने जानबूझ के किया था, ऐसा किस लिए किया होगा, फ्रॉड करने के लिए तो किया होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इज द रिस्क, ये क्या है, रिस्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कि वो मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकती है उसी से पहले कि जब हमने ऑडिट किया हो। ऑडिट करने से पहले क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है। इसमें प्रोबेबिलिटी है फ्रॉड और एरर की बिफोर इट वाज ऑडिटेड। अब मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, ये तो हमने एक बुकिश डेफिनेशन पढ़ी है और ये तुम्हें याद भी रखनी है, इट इज इम्पोर्टेंट, or you have to give the reference of the essay 200, right? What is meant by misstatement? अभी misstatement के बारे में मैंने आपको अच्छा खासा डिस्कशन करके दिया अपने इन हैंड रिटन नोट से। तो इसी चीज को हम अब क्या करने वाले हैं, बुक से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू राइट द लैंग्वेज इन द ऑडिट का एग्जाम, राइट? तो व्हाट इज मेंट बाय द misstatement? Misstatement refers to a difference between the amount, वही किस चीज से बने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही याद रखना है, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, presentation and disclosure of a reported financial statement item and the amount, classification, presentation or disclosure that is required for the item to be इन दी अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कुछ नहीं, उसने दो बार लिखा है, एक बार तो अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर जो कि मैनेजमेंट ने रिपोर्ट किया है, और एक डिफरेंस, इसका डिफरेंस किससे है, उस अमाउंट प्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर से जो कि फाइनेंशियल एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। ठीक है, इसने क्या बोला, ये पहला का क्या मतलब है, मिसस्टेटमेंट क्या है, डिफरेंस है किसका, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ द रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि किसने किया रिपोर्ट, मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट किया है उसका अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर का डिफरेंस है किससे, उस वाले अमाउंट प्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर से जो कि एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए था। और एज पर AFRF मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, अमाउंट को लेके, क्लासिफिकेशन को लेके, देन प्रेजेंटेशन को लेके एंड देन डिस्क्लोजर को लेके। ठीक है, आपको इंडियस और एएस का रेफरेंस तक भी दिया है मैंने। तो अब आपको ये पैराग्राफ जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, चार्जिंग ऑफ एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू द रिवेन्यू। अब मैंने क्या किया, अब मेरी जो बिल्डिंग थी ना, मैंने छोटी मोटी रिपेयर वर्क तो रोज ही चलता रहता है, उसको मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल देती हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जो रोजमर्रा मुझे करने पड़ते हैं। ठीक है, बट इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने अपने बिल्डिंग को पूरी तरीके से रेनोवेट किया, कुछ दीवारें तुड़वाई, कुछ उसको डेकोरेट किया, कुछ इसके मैप को चेंज कराया और फिर दीवारें खड़े करवाई दोबारा से।
ठीक है। तो ये क्या हो गई, मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। क्यों? क्योंकि ये मेरी अप्रिशिएट कर रहा है वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग को। तो मैंने क्या किया, जो रेनोवेशन एक्सपेंस भी था ना, उसको मैंने क्या कर दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्लासिफाई कर दिया, यानी कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दिया। और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे क्या करना चाहिए था, रेनोवेशन के एक्सपेंस को उस पर्टिकुलर एसेट के अमाउंट में ऐड कर देना चाहिए था। यानी मैंने बिल्डिंग को रेनोवेट कराया, तो मुझे बिल्डिंग जो कि मेरी एक एसेट है उसमें क्या कर देना चाहिए था, ऐड कर देना चाहिए था। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने रेनोवेशन को मैंने जो है एक एसेट परचेज करी थी, एसेट परचेज करी, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, बट उसको मैंने पीएल में क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। ऐसा हो सकता है कि मेरी जो मशीनरी थी वो ना छोटी मोटी कुछ उसमें रिपेयरेशन वर्क था, उसको मैंने कॉस्ट ऑफ मशीनरी में ही ऐड कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है, वाइस वर्सा लिखा है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखा दिया और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसका एग्जांपल मैंने दे दिया। रिपरेशन एंड मेंटेनेंस वर्क को जो एक्सपेंस होता है मेरा, मैंने उसको क्या किया, वैसे तो वो रिवेन्यू इन नेचर है, रिवेन्यू एक्सपेंस इन नेचर, बट मैंने उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया। ये क्या हो जाएगा, गलत कर दिया मैंने। फिर उसके बाद difference in disclosure of financial statement item vis-a-vis its requirement in the applicable financial reporting framework. डिफरेंस इन डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ऑलरेडी, कंटीजेंट लायबिलिटी का। मैनेजमेंट लड़ रही है कि बैलेंस शीट में तो वैसे भी नहीं आना है, तो क्यों ही दिखाना है, क्यों ही लिखना है। तो यहाँ पे अपना AS4 या इंडेस 29 बोलता है कि नो, वी हैव टू डिस्क्लोज इवन इफ इट्स अ रिमोट चार्ज टू पे द लायबिलिटी, पे द, सॉरी नॉट द लायबिलिटी, पे द अमाउंट ड्यू टू केस फाइल्ड, तो भी हमें उसको लिखना पड़ेगा, भले ही उसके रिमोट चार्ज से। ठीक है, आप लायबिलिटी में मत दिखाओ उसको, क्योंकि आपको पे नहीं करना, अभी आपकी लायबिलिटी नहीं आई है, तो आप उसको क्या करो, फुट नोट में दिखा दो एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, राइट। देन वी हैव सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरी क्लाइंट है ना, उसका ठेके, शराब के ठेके का बिजनेस है। अब क्या करते हैं, अब तुम्हें स्टार्टिंग से पता है कि जो मेरा शराब की इन्वेंट्री होती है, वाइन की इन्वेंट्री होती है, उसको हम लीफ ऑफ बेसिस पे रखते हैं, राइट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो सबसे लास्ट बचेगी उसको मैं पहले बेचूंगी, और जो सबसे पहले आई होगी, सॉरी, जो सबसे पहले आई होगी इन्वेंट्री मेरे पास, उसको मैं लास्ट में बेचूंगी, और जो सबसे लास्ट में आई होगी उसको मैं पहले बेचूंगी। लीफो फीफो मेथड देखना है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, वाइन की इन्वेंट्री पे फीफो मेथड लगा दिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बट मुझे उस पर क्या लगाना चाहिए था, लास्ट इन फर्स्ट आउट लगाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, गलती कर दी, सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी कर दी। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एस्टिमेट बन चुका है, याद रखना। डेप्रिसिएशन क्या है, अब अकाउंटिंग एस्टिमेट है, हम बात कर रहे हैं मेथड की, लीफो या फीफो। ठीक है। फिर उसके बाद है डिफरेंस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग एस्टिमेट, लो अगला पॉइंट ही आ गया, डिफरेंस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। मेरे को स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड लगाना चाहिए था, बट मैं क्या लगा के बैठी हूँ, WDV मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इंटेंशनल बुक ऑफ फेक एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कुछ खर्चा किया नहीं था, मेरे को मेरा टैक्स बचाना था, इनकम को लो करना था। लो करने के लिए मैंने क्या किया, फेक एक्सपेंसेस को चार्ज करना शुरू कर दिया, फेक बिल्स बना के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटेंशनल बुकिंग ऑफ द फेक एक्सपेंसेस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये सीधा साधा क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द फ्रॉड, एग्जाम्पल ऑफ द मिसस्टेटमेंट बाय फ्रॉड। फिर उसके बाद है ओवर स्टेटिंग ऑफ रिसीवेबल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय नॉट राइटिंग ऑफ द इरिकवरेबल डेट। अब मुझे, जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में चैप्टर 2 का एक डिफिकल्ट टॉपिक था, उसमें ट्रेड रिसीवेबल बताया था मुन्ना भाई के नाम से, 10 करोड़ का। ठीक है, 10 CR का बताया था। अब वो मुझे पता है रिकवरेबल है ही नहीं, मैं उसको कलेक्ट कर ही नहीं पाऊंगी, तो भी मैंने उसको डेटर्स में शो किया हुआ है, उसको मैंने राइट ऑफ नहीं किया, उसको बैड डेट नहीं बोला, तो ये क्या होगी, क्लासिफिकेशन की गलती हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद है ओवर स्टेटिंग और अंडर स्टेटिंग दी इन्वेंट्री। लो यहाँ पे भी इन्होंने लिख दिया, मैंने वैसे बुक में पढ़ा नहीं था, बट यही मेरा क्या था, एग्जाम्पल हो गया, ये अमाउंट का एग्जाम्पल है।
अमाउंट की मिसस्टेटमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद है, ये मेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन की मिसस्टेटमेंट थी, सेकंड डिस्क्लोजर की मिसस्टेटमेंट थी, सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, ये कहीं ना कहीं मेरी ये पॉलिसी ही रहेगी, चेंज इन पॉलिसी, डिफरेंस इन पॉलिसी रहेगा, और ये अकाउंटिंग एस्टिमेट से अमाउंट में फर्क आएगा। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, ये भी अमाउंट में ही फर्क आएगा। फिर इंटेंशनल बुकिंग ऑफ फेक एक्सपेंसेस, ये भी अमाउंट में जाएगा। फिर ओवर स्टेटिंग ऑफ रिसीवेबल्स, ये मेरा किस में जाएगा, प्रेजेंटेशन में जाएगा। फिर उसके बाद ओवर नहीं, ये अमाउंट्स में जाएगा ओवर स्टेटिंग वाला भी, और ओवर स्टेटिंग और अंडर स्टेटिंग ऑफ इन्वेंट्रीज भी किस में जाएगा, मेरा अमाउंट्स की स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, वट एवर आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। तो देन अब हमें ये तो समझ आ गया कि व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लेट मी समराइज इट फॉर यू। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज नथिंग बट इट इज द रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रायर टू द ऑडिट। ऑडिट करने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हो सकती है, गलतियां हो सकती है, और वो गलतियां ड्यू टू फ्रॉड भी हो सकती है और एरर भी हो सकती है। ठीक है, और मिसस्टेटमेंट के एग्जांपल हमने देख लिया। मिसस्टेटमेंट क्या है, अमाउंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, क्लासिफिकेशन का डिफरेंस विद व्हाट हैव टू बी रिपोर्टेड एज पर दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर उसके बाद है फ्यू एग्जांपल्स हमने देख लिए, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू का देख लिया, डिस्क्लोजर का देख लिया, कंटीजेंट लायबिलिटी वाला, लीगल सूट। अब हम देखने वाले कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमारी एग्जिस्ट करती है टू लेवल पे। कहाँ पे, दो लेवल पे, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल and assertion level for the class of transaction account balance and the disclosure। overall financial statement का मतलब क्या है, एक ऐसी गलती है, एक ऐसी गलती है जिसका इफेक्ट पूरी की पूरी बैलेंस शीट पे, पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाने वाला है। मैनेजमेंट ने क्या किया, इंटरनल कंट्रोल से गलत सेट कर दिया। जो टैली ईआरपी का सिस्टम था ना, वो ही बेकार था। अब क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स रिलेटिंग टू टैली ईआरपी क्या थे, बेकार थे, जिसकी वजह से गलत डेटा फ्लो होगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या बनेगी, गलत बनेगी। तो देयर वॉज द मटीरियल वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल्स, जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मिसस्टेटेड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। the assertion level for class of transaction account balance and the disclosure। assertion level का मतलब इंडिविजुअल आइटम्स में गलतियां है, या तो ट्रांजेक्शन की, या अकाउंट बैलेंस की, या फिर डिस्क्लोजर की। तो ये क्या हो गई मेरी एट असर्शन लेवल, आइटम वाइज में देख रही हूँ, मेरी पूरी बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक है, बट एक सिर्फ इन्वेंट्री में गलती है, तो ये क्या हो गई असर्शन लेवल पे। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल refers to the risk of material misstatement that relate pervasively to the financial statement as a whole, जो कि सब पे क्या पड़ेगी, भारी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो है सेल्स फेक रिकॉर्ड की थी, रिवेन्यू को ओवर स्टेट करने के लिए फेक सेल्स रिकॉर्ड की थी। तो अब सेल्स को मैंने फेक रिकॉर्ड किया है, तो मान लो कैश सेल थी तो कैश पे भी इफेक्ट पड़ जाएगा, क्रेडिट सेल थी तो डेटर्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, प्लस मैंने सेल्स जो है इन्वेंट्री की थी तो इन्वेंट्री पे भी फर्क पड़ेगा। तो एक आइटम में गलती होने की वजह से मेरी पूरी बैलेंस शीट, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ हिल गया। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, सीओजीएस पे भी मेरा असर पड़ेगा, है ना। तो एक आइटम के चक्कर में पूरी बैलेंस शीट, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया, मेरा खराब हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने सेल्स को क्या किया था, ओवरस्टेट किया था। अब सेल्स भी मैंने कैश सेल्स भी ओवरस्टेट की थी और क्रेडिट सेल्स भी ओवरस्टेट की थी। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे ट्रेड रिसीवेबल भी हिल गए, और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी हिल गया, जिसकी वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी असर आएगा, वर्किंग कैपिटल में भी आएगा, और जो मेरा क्लोजिंग कैश होता है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। फिर उसके बाद है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। असर्शन लेवल पे क्या, आर असेस्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ओवरऑल तो मैंने देख लिया, ठीक है, बट असर्शन लेवल का मतलब है कि मेरे को आइटम वाइज आइटम जाना है, तो किस पर्टिकुलर आइटम पे मुझे ज्यादा फोकस करना है और किस पे कम।
फॉर एग्जाम्पल रिवेन्यू पे ज़्यादा टेस्टिंग होएगी, ट्रेड रिसीवेबल पे ज़्यादा टेस्टिंग होएगी और इन्वेंट्री पे ज़्यादा होगी, राइट, to get the sufficient appropriate audit evidence. This evidence enables the auditor to express an opinion on financial statement at an acceptably low level of the audit risk. ये जो ऑडिट एविडेंस वो प्रिपेयर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट बोथ लेवल, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी और असर्शन लेवल पे भी, इसको हेल्प करेगा ओपिनियन बनाने में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसमें रिस्क क्या है एट एक्सेप्टेबली लो लेवल है, यानी कि रिस्क इतना है कि हम उसको सहन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो हो चुका है ओवर। जिस भी स्टूडेंट्स का डाउट था तो प्लीज एक बार मुझे बता देना कि अभी भी कोई डाउट है क्या। ठीक है, और आई थिंक जो यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी वाला पार्ट था इसमें मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन दे दूंगी इसकी, ठीक है, और बाकी सब ठीक है। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमने पढ़ा, उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स देखे एंड उसके बाद ये देखा कि रोम क्या है, दो लेवल पे एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट इज एट ओवरऑल फाइनेंशियल लेवल एंड सेकंड इज एट असर्शन लेवल। उसके बाद हमने एग्जांपल देखे थे, अमाउंट का एग्जाम्पल देखा था इन्वेंट्री को लेके, फिर क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल देखा था लोन स्टेटमेंट को लेके, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन का देखा था बैंक ओडी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लेके। ठीक है, देन उसके बाद वी केम एट डिस्क्लोजर वाला पार्ट, जिसमें कि हमने किसका एग्जाम्पल लिया, कंटीजेंट लायबिलिटी का लिया। कंटीजेंट लायबिलिटी के बाद हमने वर्ड बाय वर्ड किससे पढ़ा, इसको बुक से पढ़ा। बुक से भी पहले हमें क्या चिपका के आने पेपर में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये डेफिनेशन। अगर ये डेफिनेशन पेपर में नहीं लिखी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यू हैव टू गिव द क्लियर रेफरेंस ऑफ एसिड 200 एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, इट इज द मिसस्टेटमेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है प्रायर टू डू दी ऑडिट, ऑडिट करने से पहले ही। और वो किस वजह से हो सकती है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, वही चार एलिमेंट, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, एंड उसके बाद एग्जांपल्स, देन रोम एट टू लेवल। आई थिंक मैंने इसको इसी वीडियो में दो तीन बार कर दिया है एक्सप्लेन। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टिल इफ यू हैव डाउट यू कैन पिंग मी ऑन टेलीग्राम और यू कैन कमेंट इन द यूट्यूब चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the more demanding topics from the students। ठीक है, हैव अ गुड डे गाइस।